हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी में हमने एक क्लास में साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, सेल साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, तो हमने उसकी सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेल कितने टाइप की होती हैं, ये सब कवर कर चुके थे। उसकी सेल में भी अलग अलग तरीके के कोशिकांग होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये सब पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। जैसे मैंने कहा था कि ये एक सेल है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और होते हैं प्लास्टिड, और होते हैं लाइसोसोम, और होते हैं गोल्जी बॉडी, और होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरे जाल सा फैला रहता है पूरे उसमें। और यहाँ पर होते हैं राइबोसोम्स। तो ये सब क्या है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था, जब अपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, ये पढ़ा था एक सेल मेम्ब्रेन। और ये केवल क्या होती है, एनिमल सेल में होती है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें एक बाहर से एक लेयर और होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कवर कर लिए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे आज, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, देखो लाइसोसोम क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया कि लाइसोसोम क्या होता है, एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखो कैसे, जो लाइसोसोम होते हैं उनको सुसाइड बैग या ऑटम बॉम्ब्स या डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, जो लाइसोसोम होते हैं ना, उसमें बहुत तरीके के लगभग 24 एंजाइम का एक मिक्सचर रहता है जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। ये क्या कर देते हैं, जो भी हमारे बॉडी में जो डेड सेल हो जाती है, जैसे किसी भी वजह से, चाहे इंजरी की वजह से या कोई डैमेज कोई इंजरी हो गई, कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से हमारी सेल खराब हो जाती हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो जो डेथ सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर आना बहुत जरूरी होता है। तो उनको क्या कर देती हैं, ये जो लाइसोसोम्स होती हैं वो क्या कर देती है, अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम से उनका डाइजेशन कर देती हैं, उनको खत्म कर देती हैं और सेल के बाहर निकाल देती हैं। पस के फॉर्म में, मतलब जो पस होता है ना, पस के फॉर्म में वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये कौन सी होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ओनली लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, जो भी हमारे सेल, जो भी हमारे शरीर में जो डेथ सेल्स हो गई हैं, किसी भी वजह से इंजरी हो गई है, डैमेज हो गई है सेल, उसको बाहर कर देते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये क्या कर देते हैं, उस पूरी की पूरी सेल को ही डैमेज कर देते हैं। इतने पावरफुल ये होते हैं कि पूरी सेल को ही खत्म कर दे रहे हैं, यानी वो पूरी सेल की सुसाइड हो जा रही है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, जब सेल फटती है तो एक मतलब फटना मतलब ब्लास्ट हो जाना, यानी एटम बॉम्ब की तरह वो काम करता है, इसलिए इसको क्या कर दिया, एटम बॉम्ब भी कहते हैं। और डाइजेस्टिव बैग मतलब क्या होते हैं, ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। किसमें, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा। मैं अभी बताती हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले तो इसका काम होता है कि रिमूव डेड सेल फ्रॉम द बॉडी। जो डेड सेल्स होती हैं उनको बाहर कर देना पस की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम से सारा क्या होता है, जितने भी खराब चीजें हैं वो डाइजेस्ट होंगी और बाहर आ जाएंगी। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे अमीबा है, अमीबा हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल होती है। अब उसमें जो क्या हो गया, जैसे उसमें कोई भी फूड आया, ठीक है, फूड में क्या हो गया, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये इसके सरफेस में जाके अपने जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इस तक पहुंचाते हैं और इसका डाइजेशन हो जाता है। और इसका डाइजेशन होके क्या होता है, फिर सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये क्या कर लेते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइजेशन का काम भी करते हैं, कौन, लाइसोसोम है। ठीक है, और इनके जो दो नाम है, डाइजेस्टिव बैग या सुसाइडल बैग, इन लाइसोसोम को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्या हो जाते हैं, पूरी सेल खुद को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैंने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो इस तरीके से पूरे सेल में ऐसे ऐसे बिखरा रहता है।
क्योंकि इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। जैसे सेल ने कोई चीज बनाई जो सेल के लिए यूजफुल है, अब उसको पूरी सेल में पहुंचाना भी तो है, तो उसको वो क्या करता है, इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू पूरे शरीर में, पूरी सेल्स में जाता रहता है। इसीलिए इसको हाईवे ऑफ द सेल भी कहते हैं। हाईवे मतलब ये इधर से उधर, उधर से इधर जाते रहता है। और प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, मतलब कि एक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे सेल को जो हमारा स्केलेटन होता है वो एक शेप दे रहा है ना, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, तभी तो हमें एक पर्टिकुलर एक बॉडी हमारी दिख रही है। वैसे सेल होता है, तो ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरे सेल में ऐसे बिखरे रहता है, एक सेल को एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ये, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे सेल में कुछ भी चीज बन रही है, नई मटेरियल जो भी बन रहा है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसको कौन पहुंचाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पहुंचाएगा। और ये भी क्या होता है, एक सिंगल लेयर ही होती है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था वो डबल लेयर था, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। अब इसके टाइप कितने होते हैं, अब इसके टाइप भी 2 टाइप्स के होते हैं। ये एक तो होता है RER, एक SER, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये देखो। जैसे मैंने बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जैसे पूरी सेल है, ये सेल का मैंने छोटा सा हिस्सा दिखाया, इसमें पूरे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे फैला है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब किसी भी सरफेस में इस तरीके से राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे तो उनको क्या कहेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि उनकी सरफेस हमें थोड़ी सी रफ दिख रही है, खुरदुरी से दिख रही है, किसकी वजह से, राइबोसोम्स की वजह से। तो हमने इसको क्या कह दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स का काम ही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या हो गया, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम्स कर रहे हैं, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है उनको प्रोसेस करवाने के लिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी भी तरीके का कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है, उनकी सतह बहुत ही चिकनी होती है, रफ नहीं होती है, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें लिपिड या फैट का सिंथेसिस होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फैट या लिपिड का सिंथेसिस होता है वो किसमें होता है, वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन से रिलेटेड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे कि कितने टाइप का होता है, और हाईवे ऑफ द सेल कहते हैं, सिंगल लेयर है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, पूरे उसमें फैले रहता है, इसलिए एक स्ट्रक्चर देता है। 2 तरीके का होता है, रफ और स्मूथ। रफ में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सरफेस बहुत ही चिकनी या स्मूथ होती है, और ये फैट एंड लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। कई तरीके के इनके नाम है, चाहे गोल्गी बॉडी आ जाए, चाहे गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ जाए, चाहे गोल्गी एपरेटस आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। क्यों, इसकी डिस्कवरी भी कैमिलो गोल्गी ने करी थी, अपने ही नाम पे कर दी थी, कैमिलो गोल्गी, इसीलिए क्या करते हैं, इनको गोल्गी बॉडी कहते हैं। अब देखो, किसी किसी की डिस्कवरी मैंने यहाँ पर बताई नहीं है, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है पिछली बार, वही मैंने आपको अभी डिस्कवरी बताई है। माइटोकॉन्ड्रिया की बताई थी और न्यूक्लियस की बताई थी, तो वैसे आप गोल्गी बॉडी की भी ये याद कर लो कि कैमिलो गोल्गी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अब देखो मैंने क्या कहा था, जैसे ये सेल होता है तो ये न्यूक्लियस है, तो गोल्गी बॉडी क्या होता है, इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। ये क्या होती है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं हम उनको, इनका काम क्या होता है गोल्गी बॉडी का, जैसे जो भी सेल में कोई भी जो भी यूजफुल सब्सटेंस बना होता है, जितना भी मटेरियल बना होगा, अब उनको क्या करता है, ये समेटता है, उनको पैकेज करता है और दूसरी जगह जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेम कैसे से पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्टमैन आता है, इधर उधर की सारी जो लेटर्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है, फिर उनके बंडल बनाता होगा, उनको पैकेज करता होगा, और फिर क्या होता है, जिसको जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचा देता है। तो इसमें भी गोल्गी बॉडी भी वही कर रही है। जैसे कि जो भी मटेरियल है उसको क्या कर रहा है, पहले तो वो क्या कर दे रहा है, वो देखो इसका पार्ट क्या है, पहले तो स्टोरेज कर रहा है, सबको स्टोर कर रहा है, जमा कर रहा है, उसके बाद उनकी पैकेजिंग कर रहा है, जितने भी मटेरियल है उनको स्टोर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद उनको बांध दे रहा है, पैकेज के फॉर्म में कर दे रहा है, और फिर उसके बाद जहां उसकी जरूरत है उसका सिक्रेशन कर दे रहा है। तो तीनों काम किसके हो रहे हैं, गोल्गी बॉडी के। क्या करना, उसको स्टोर भी कर देना, और उसको पैकेज भी कर देना, और उसका सिक्रेशन भी कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका फंक्शन, इट टेक पार्ट इन स्टोरेज, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ मटेरियल ऑफ द सेल, ठीक है। और क्या होता है,
कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। और इसका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जो ये लाइसोसोम हमने पढ़े थे ना, ये इसी से मिलकर बने होते हैं। इसकी जो बहुत सारी ट्यूब से मिलकर बना होता है ये, बाद में आप पढ़ोगे कि यहाँ पर सिस्टर्नी, बेसिलस, ये सब चीज़ें होती हैं, उसी से क्या आगे चल के लाइसोसोम बन जाता है। तो गोल्गी बॉडी का मेन काम क्या होता है, जब भी किसी भी सेल में जो भी मटेरियल हमें क्या होता है सीक्रेट करना होता है, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह में, तो ये क्या कर देता है, सबसे पहले उस मटेरियल को स्टोर करता है, उसको पैकेज करता है बढ़िया से, और दूसरी जगह जाके फिर उसका सीक्रेशन कर ले जाता है। तो अब हमने क्या करा है, जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हमारा क्या क्या कवर हो गया है। सबसे पहले सेल वॉल कवर हो गई है, सेल मेम्ब्रेन कवर हो गई है, और न्यूक्लियस कवर हो गया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया कवर हो गया है, गोल्गी बॉडी कंप्लीट हो गया है, लाइसोसोम हो गया है, और प्लास्टिड हो गया है। अभी 2-4 जैसे राइबोसोम्स हैं और 2-4 चीज़ें और हैं जो हमें इसमें कवर करनी है। बाकी हमारा सेल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होने वाला है। और अगर जिसने हमारे प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, एक बार आप क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड भी देख लीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी चैप्टर है, क्योंकि हम इस चैप्टर को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती है। अगर आप एक दो बार भी इस वीडियो को देख लोगे, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं सारी चीज़ कवर हो जाएगी। और मैंने हर बार कह रखा है कि जितना भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और इस तरीके से नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, उसका आंसर वहीं पर दे दूँगी। और अगर कुछ समझाने की होगी तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पर आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमें सीटेट को क्रैक करना है। और सीटेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और हाँ, इसको बहुत हल्के में भी मत लेना, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट आया है ना, वो बहुत ही कम आया है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये टफ़ है, इसकी वजह से नहीं, इसको सब लाइटली लेते हैं कि बस 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप क्या करिए, इसको बहुत प्रेशर से मत पढ़िए। ये जो आपने पहले पढ़ रखा है ना अपने स्कूल डेज में, अपने कॉलेज डेज में, बस ये उसी से आता है। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी है, हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, और एनसीईआरटी से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप एनसीईआरटी भी देखिए, और जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। सीटेट तो हो ही जाएगा, और अदर भी आपने कोई टीचिंग एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम दिए हैं, और बायोलॉजी वाले पार्ट से कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो आप बने रहिए, और आपको पसंद आई क्लास तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो वीडियोज़ होंगी आप तक बहुत ईजिली पहुँच जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय।